Ma'am, first and foremost, I have not even started. 3 minutes has gone in all this. My clock. What do you mean? No point of order since one party has given its own time. My clock cannot start. No point of order since one party has given its own time. Your clock must start again. I have not spoken at all, and 3 minutes has gone, and you will ask me to stop. You will have to reset the clock. Yes. Yes. Madam Vice Chairman, we are discussing our glorious 75 years of the Constitution, and we are reducing this debate to a tutu meme, which I am sorry. I apologize to you for saying so, but please let us maintain decorum. Okay, now you please relax. I was trying to make a point that we are a great democracy thanks to the Constitution framed by the founding fathers of our nation and the Constitution led by Dr. Baba Saheb Ambedkar and his team. What has endured democracy in India for the last more than 75 years. Even in a country like United States, which preaches to us about democracy, they got their rights to vote for women, the black women and the black people of black color, only around the mid-60s, when Dr. Martin Luther King and many of his colleagues started a huge movement there, and that led to a change in their act, in the Constitution. Voting rights were given to black people of black color. So I'm just trying to say that many a country have been democratic, the constitutions have been changed from time to time, but our Constitution, our founding fathers which gave us the Constitution, led by Dr. Baba Saheb Ambedkar, have really changed the entire landscape of our country. हजारों साल की जो व्यवस्था थी हमारी सामाजिक, आर्थिक, ये सारी व्यवस्था को बदलने के लिए एक हमें जो संविधान मिला है, उसके वजह से आज हर व्यक्ति इस हमारे भारत में एक खुली हवा में एक पूरे अपने अधिकारों के साथ जी रहा है। और इसी वजह से हम लोगों को हमारे देश की जो बहुत सारी बातें हमारे विपक्ष के नेता ने भी कही, मनुस्मृति दिखाई, बहुत सारी चीज़ें दिखाई, हज़ारों साल पुरानी व्यवस्था हमारे देश में थी ही, इसको कोई डिनाई करता ही नहीं है। लेकिन हमको देश को आगे बदलना है। जो पुरानी बातें थी हज़ारों साल पुरानी, उनको दोहराने से हमारा देश आज नहीं बदलने वाला है। देश ऑलरेडी उससे आगे बढ़ चुका है और वही बातें, हमने ये किया, हमने वो किया और हमने देश को आज़ादी दिलाई। देश को आज़ादी कुछ चंद नेताओं ने नहीं दिलाई, इस देश के लोग, आम आदमी ने, सुखदेव ने, भगत सिंह ने, बिरसा मुंडा ने, ऐसे लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई। और आप केवल हम ही ने आज़ादी दिलाई, हम भी आपके साथ थे, हम इस बात को इनकार नहीं करते। हमारे पिता भी उस आज़ादी की लड़ाई में, हमारे पिताजी भी थे। हमारे को कोई कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी तो आज़ादी के बाद बनी। आज़ादी की कांग्रेस वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो फ्रीडम मूवमेंट थी। और इसीलिए बार बार हमने आज़ादी दिलाई और बाकी सब लोगों ने क्या भजन किया? इस देश के आम आदमी ने हमको आज़ादी दिलाई। वो अगर नहीं जुड़ते तो आज़ादी मिलने वाली नहीं थी। और इसीलिए आज अगर हमारा देश 75 वर्षों के बाद भी हम खुले भारत में, आज़ाद भारत में जी रहे हैं और इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद, कहाँ पूर्वोत्तर है, कहाँ दक्षिण भारत है, कहाँ कश्मीर है, ये सारे जो मुल्क को एक रखने में केवल और केवल हमारे भारत के संविधान की शक्ति है। और इसी वजह से इसको हम लोगों ने ये हल्की बात करके 75 वर्षों की जो एक शानदार हमारा जो प्रवास रहा है, उसको हम छोटा न करें और छोटा न दिखाए, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। हमारे आजू बाजू के मुल्कों में देखिए, उन्होंने भी हमारे साथ साथ आज़ादी मिलाई, उसके बाद उन्होंने भी संविधान बनाया, लेकिन उनके संविधान
वो टिक पाए क्या? वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं टिक पाई क्या? कहीं मिलिट्री रोल आया, कहीं कू हो गया, कहीं और कोई बातें बनी? ये सारी हमारे संविधान की डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनकी टीम ने जो उस टाइम पे इसको फ्रेम किया कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई एक रात में बना नहीं है। बहुत मंथन हुआ, अलग अलग वक्ताओं ने बात कही है, इसलिए उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत लोगों का इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और उसके साथ साथ जो बहस हुई उसमें योगदान रहा है, और उसमें प्रमुख योगदान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रहा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे देश में हमने देखा है, क्योंकि आप लोगों ने राजनीतिक कुछ बात कही, इसलिए मैं भी कहूँगा कि अगर लोकतंत्र के इस प्रवास में सबसे बड़ा धब्बा अगर लगा था तो 1975 से 77 में लगा था। इमरजेंसी इस देश में लगी थी। हम लोग उस टाइम पे कॉलेज में पढ़ते थे, सभापति महोदय, और कॉलेज में पढ़ते थे, हमें याद है कि किस तरह से लोगों को अपने जो मूल अधिकार थे उससे वंचित रखा गया। अरे लोग साहब खेतों में भागते थे, पेड़ों पे जाके बैठ के छुपते थे, क्योंकि नसबंदी हो जाएगी। लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जाता था। ये सब हम लोगों ने हमारे आंखों से देखा हुआ है, कोई नई बात हम कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए आज अगर हम बात करते हैं तो कौन से इन लोगों के तरफ से ऐसी बात आई कि जो हमारी आज़ादी को, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को सक्षम करने के लिए रही है। मैं आपको ये भी कहूँगा कि हमारे देश में अभी ये बहुत चर्चा चल रही है, इनके ही नेता बोलते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी, क्या बोलते हैं, हिस्सेदारी, आप भागीदारी, हिस्सेदारी जो भी बोलते हैं। मुझे आज जितनी जिसके जो भी आपने कहा वो बात सही। अब बताइए, अब कास्ट सेंसस की बात करते हैं, SC ST का रिजर्वेशन ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। उसके बाद में हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था को देखकर मंडल आयोग का एक गठन हुआ था साहब। मंडल आयोग जब बना और उसकी जो सिफारिश आई तो वो किसने स्वीकार की, और मंडल आयोग की सिफारिश कब आकर हमारे सरकार के पटल पर पड़ी थी? उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। और उसके बाद जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तब, हाँ आपकी सरकार, ठीक है भाई, जो भी है इतिहास की बात है। तो उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम पे मंडल आयोग का सिफारिश को स्वीकार करने का काम हुआ, और उसी वजह से मैं आपको ही देख रहा हूं मान्यवर, क्योंकि आप थे उस सरकार में, इसीलिए मैं आपको बधाई देता हूं, सदन की ओर से, मेरे ओर से बधाई देता हूं कि आपने मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का काम किया। और आज इस देश में जो इतनी बड़ी बातें करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, संविधान की किताब को लेकर घूमते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उस वक्त इन बाकी जनजातियों को अधिकार देने का काम ये किस वक्त हुआ और किसने किया था, और उसमें इनका कोई योगदान नहीं है। और इसी वजह से मैं कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारी बातें इन्होंने तो 370 का विरोधी किया, वोट नहीं डाला, बाहर चले गए। मुझे बताइए 370 की धारा, आप तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट खुद ही हैं, अधिवक्ता रहे हैं, बड़े अधिवक्ता, मुझे आपको कुछ जान बताने की जरूरत नहीं साहब। 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो भी अगर हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को एक गीता, कुरान, हमारा बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब जो भी हम मानते हैं, जिसको आप लेकर घूमते हैं, तो उसमें ये भी तो हम लोगों ने देखना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो ड्राफ्ट किया संविधान, उसमें टेम्पररी प्रोविजन था, और टेम्पररी प्रोविजन का मतलब उस हिस्सा हमारे देश में जब जुड़ा तो उस देश को हिस्से को जोड़ते वक्त कुछ वक्त उनको देना चाहिए, वहाँ की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। इस वजह से इट वॉज इंसर्टेड एज अ टेम्पररी क्लॉज, एंड व्हेन इट वॉज
removed by none other than this strong government कि हमको 370 को हटाना है। इतने वर्षों के बाद वहां की परिस्थिति बदली है, उसका मिसयूज हो रहा है। तब हमारे मित्रों ने इसमें साथ न देते हुए एक अलग भूमिका ली। और दूसरी ओर आप संविधान और बाबा साहब आम्बेडकर की बात करते हो, तो उनका सम्मान करने का काम, उनकी इच्छाओं का सम्मान करने का काम इस बाजू से हुआ है, उस बाजू से नहीं हुआ है। और इसीलिए आप SC ST की बात करते हैं ना हमारे दिग्विजय भाई, आप तो मध्य प्रदेश में बहुत आपने घूमे हैं, बहुत पदयात्रा की है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि SC ST का प्रावधान कश्मीर में नहीं था। वहां के संविधान में SC ST को कोई भी उसमें रियायत नहीं मिलती थी। और आज हमारा भारत का संविधान कश्मीर से कन्याकुमारी तक लागू हुआ है और SC ST को न्याय देने का काम हुआ है। ये बात को भी हम लोगों को स्वीकार करना होगा। मैं एक और प्रोविजन की बात करूंगा, 356 की धारा। 356 एक बार जिसका गलत इस्तेमाल करने का काम पिछली सरकारों ने किया। और मैं एक उदाहरण, अभी मेरे नेता पवार साहब यहाँ नहीं बैठे हैं, मुझे याद है कि इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए और 1978 में जब वो खुद मुख्यमंत्री बने, 1980 में देश में फिर लोकसभा के चुनाव के बाद इंदिरा जी का शासन आया। पवार साहब ने कही हुई बात है, मैं पुष्टि कर सकता हूं, मगर अब आज वो यहाँ बैठे नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, और दिग्विजय भाई आप उनके मित्र हैं इसलिए आप पूछ सकते हैं कि उनको फोन आया सुबह कि अब सरकार आप हमारे साथ आ रहे हो क्या? तो उन्होंने ऑथेंटिकेट क्या है आप अभी मैं बताता हूं, ऑथेंटिकेट करके बताता हूं। क्या बताऊंगा? 356 की बात हो रही है। 356 धारा वहां इमीडिएटली वो महाराष्ट्र में लागू हुई जब शरद पवार जी ने कहा कि मैं आपके साथ आने को तैयार नहीं। और वही आप किरण जी आपके राज्य में भजन लाल जी पूरी पार्टी और सरकार लेके इधर आए तो वहां पर 356 की धारा लागू नहीं की गई। ये बात सच्चाई है। अब इसको भी ऑथेंटिकेट करना होगा तो ये आपको रिकॉर्ड में ही मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सरकार ने नरेंद्र मोदी जी आने के बाद 356 की धारा करीब करीब इतिहास बन चुकी है। आज तक कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये बात आज जो संविधान की बात करते हैं, किताब लेकर घूमने की बात करते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि 356 की धारा का कभी दुरुपयोग इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं किया है। तो ये सब बातों को आप समझेंगे नहीं। आज देश आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की ओर हम बात करते हैं, आज नए भारत की बात करते हैं। वही घिसी पिटी टेप आप बजाते रहते हो, पुरानी बातें करते रहते हो। आज नए भारत के नए नौजवानों की उमंग और उनके उत्साह क्या है, उनकी अपेक्षा क्या है, उसकी पूर्ति की बात करिए। भारत को आगे बढ़ाने की बात करिए। ये संविधान की चर्चा छोटी राजनीतिक लड़ाइयों में मत उसको बांट दीजिए। यही काम पिछले कई वक्ताओं के उधर से भाषणों में देखा है। और लोकसभा की भी जो डिबेट देखी सर, और लोकसभा की डिबेट में भी मुझे भी लगा कि नए नेतृत्व आए हैं तो नया नेतृत्व कुछ नई दिशा दिखाएगा, लेकिन वही पुरानी बातें आ गई, वही पुरानी टेपें बजने लगी, वही संविधान की किताबें दिखाई गई जिसके अंदर कोरे पन्ने हैं। ऐसे हम लोगों को ज्ञान की बातें दिखाई गई। और इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा वक्त जितना मुझे मिला वो वक्त के आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ। कोई मैं ज़्यादा कुछ वक्त इनका ही लेकर ही परमिशन के साथ 7 minutes extra have been मेरी given to आपसे you. गुजारिश है सर, मेरी आपसे गुजारिश है। One second. 7 minutes extra time was allocated to you by the ruling party. यस सर, Get for it. यस सर। अभी इट हैज बीन गिवन टू मी बाय देम। कैबिनेट मंत्री बनाए, समय से क्यों राजी? It's a good suggestion. अभी It's a very good suggestion. सर महिला आरक्षण की बात यहाँ हो रही थी, क्योंकि वो भी तो संविधान बात ठीक कह रहे हैं, उनकी भी सुन लो जरा। चलिए।
Continue. महिला आरक्षण की बात यहाँ पर बड़े जोरों से हो रही थी और संविधान का हिस्सा इसलिए कह रहा हूँ, मैं बहुत संविधान के बाहर की बात इधर उधर की नहीं कर रहा हूँ। महिला आरक्षण, क्योंकि मैं भी सरकार में मंत्री था, हमने भी बहुत साल देखा, बार बार महिला आरक्षण की बात होती थी, कैबिनेट में पास होता था, पेश किया जाता था, लेकिन कभी पास करने की मंशा के साथ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल नहीं लाया गया। और हमेशा कहीं ना कहीं किसी की पार्टी की आड़ लेकर ये महिला बिल खाली धूल झोंकने का, आंखों में धूल झोंकने का काम होता रहा। ये बात सच्चाई है, मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं है। आज मोदी जी ने, एनडीए ने 2014 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में डाला, 2019 के मैनिफेस्टो में डाला और आज उसको सिद्ध करके, उसको मंजूर करके अगली 2029 की लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने वाला है। तो नीयत और नीति में कितना फर्क है सर, हमने देखा है, इसलिए नहीं बोलता मैं, अगर अन्यथा नहीं बोलता, लेकिन हमने देखा है सर। और ये बात हमारे साथी, हमारे पुराने साथी इसको इनकार नहीं कर सकते। हम साथ में बैठते थे, मेरे को उनके प्रति सम्मान है सर, मगर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि इन लोगों ने ये सारी जो चीज़ें हैं, और अभी जो केवल एक जब हारा हुआ व्यक्ति कैसा वो बौखलाता है, ऐसे इस तरह की जो बौखलाहट इस हमारे सामने यहाँ रखने की कोशिश की जाती है, देश के लोगों को दिशाभूल करने की कोशिश की जाती है। लोकसभा के चुनाव में लोगों को दिशाभूल करने में कुछ हद तक सफल रहे, लेकिन अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए और आपने देखा हरियाणा में, महाराष्ट्र में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, बिल्कुल हो गया। जयराम जी। और इसीलिए मान्यवर मेरा इतना ही निवेदन है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पर बहस हम लोगों ने यहाँ की है। मेरी सभी से गुजारिश है कि 75 साल की हमारी ग्लोरियस ट्रेडिशन के बारे में हम बात करें, आज़ादी की लड़ाई की ग्लोरियस हमारा पास्ट इतिहास है उसकी बात करें, सैक्रिफाइसेस की बात करें। हम लोगों को हमारे चैप्टर्स जो शर्मनाक है उसके बार बार बात करने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास हमारे देश का, सामाजिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं हमारी हज़ारों साल से कुछ अलग तौर तरीके से बनी हुई थी, लेकिन आज का ज़माना, आज की बीजेपी, आज की एनडीए, आज का नेतृत्व कहाँ इस देश को ले जा रहा है। आंतरिक से लेकर आर्थिक प्रगति हमारे देश की जिस बड़ी फौलादी के साथ हो रही है, विश्व की हम 5वीं बड़ी शक्ति, तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति में हम परिवर्तित होने जा रहे हैं। और इसीलिए आज हमारे देश का गौरव हमको करने का वक्त आया है और एक गौरवशाली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और आगे बढ़ता जाएगा। यही बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एस निरंजन रेड्डी, 7 minutes. Thank you, Honorable Chairman, sir. As I rise to speak on 75 years of glorious working of Indian Constitution, I understand I'm too small to speak on such an important document and the working over a large period of 75 years. Sir, I would like to take the positive feedback from the discussion that has happened. While I have seen sides trade allegations against each other, what was discernible was and the parliamentary house. Sir, one other area of concern